ओके। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है 2 या 3 पार्ट में है। ये वीडियो मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत में प्रभाव बढ़ रहा है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। कौन-कौन से कानूनों से, कौन-कौन से कानून गैजेट में लिखने से, कौन-कौन से कानून गैजेट में लिखने से मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव कम हो सकता है। इसका एक आर्टिकल आपको मेरे बुक में मिलेगा, rahulmehta.com/301.htm। ये पूरे 550 पेज की किताब है, राइट टू रिकॉल पार्टी मैनिफेस्टो। इसका प्रिंट वर्जन आपको 100 रुपए में मिल सकता है। फ्री डाउनलोड इंटरनेट पर है, rahulmehta.com/301.htm। इसके चैप्टर 20 में, 20वें चैप्टर में प्रमोटिंग स्वदेशी, रिड्यूसिंग रॉन्गफुल एमएनसी ओनर्स डोमिनेशन, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों का डोमिनेशन कैसे कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उपाय के साथ साथ कारण क्या है, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का डोमिनेशन बढ़ रहा है, उसके मेन कारण क्या है। एक कारण है टेक्नोलॉजी, दूसरा फाइनेंशियल पावर, फिर हमारे जो टैक्स के कानून है उसमें क्या कमियां हैं जिसकी वजह से उनका प्रभाव और बढ़ रहा है। मिनरल्स में, क्रेन्स इंडिया मिनरल्स में जो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसके बारे में। अब पहले आप मल्टीनेशनल कंपनियों की जितनी कंपनियां हैं उसकी भारत के कंपनियों से तुलना करो। जैसे साधारण कि ऑरेंज जूस जो भारत में मिलता है, बॉटल्ड ऑरेंज जूस, वो 2 ही कंपनियां बनाती है, पेप्सी और कोको कोला। क्यों कोई भारत की कंपनियां नहीं बना सकती। उसके बाद आप मैकडॉनल्ड में उसका जो ऑमलेट है, बन और बीच में अंडा होता है, वो 20 रुपए का है या 25 का है। आप किसी लारी में जाओगे, सड़क की लारी पे, तो वहां भी वही दाम है। किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो शायद ज्यादा होगा इससे। तो इसका मतलब कि वो वही प्राइस पे, जो प्राइस कोई लारी वाला लेता है, उसी प्राइस पे वो ऑमलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर पोटैटो चिप्स आप लोगे, जैसे प्रिंगल्स की जो पोटैटो चिप्स है, तो उस तरह की पोटैटो चिप्स एक बक्से में बंद होती है, सिलिंड्रिकल बॉक्स में। और जो स्वाद, अब स्वाद किसी को अच्छा लगे ना लगे वो सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई इस तरह का स्वाद हमें किसी भारत की कंपनी की पोटैटो चिप्स में नहीं मिल रहा। तो इसका कारण क्या है। पहले तो हम सोच के चलते हैं कि ये इन चीजों के लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे ऑरेंज जूस है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑरेंज जूस बना के बोतल में डाल दिया, उसमें चीनी नहीं डालते, कुछ और जिसमें लिखा होता है कि नो शुगर एडेड। तो ऑरेंज के एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हैं जिसमें अपने आप ज्यादा चीनी हो। उसके बाद उसको बोतल में डालने से पहले उसमें से बैक्टीरिया और फंगस निकाल लेने पड़ते हैं ताकि वो सड़े नहीं, मतलब महीनों तक वो बोतल में प्रिजर्व। आप ऑर्डिनरी जूस को लोगे और बोतल में बंद करोगे तो उसके सड़ने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। या तो सड़ता नहीं है लेकिन उसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसको सिर्फ बोतल में बंद करने से नहीं होता। और दूसरा, बोतल में बंद करने के बाद पूरा सप्लाई चेन मेंटेन करना। सप्लाई चेन यानी कि इंडिया में 10-15 जगह उनकी फैक्ट्रियां होती है और एक-एक पान के गल्ले तक उसको पहुंचाना, एक-एक रेलवे स्टेशन तक उसको पहुंचाना, एक-एक बस स्टेशन तक उसको पहुंचाना, उसके ऑर्डर लेना, वो पूरा जो सिस्टम मैनेज करने का सिस्टम होता है सप्लाई चेन, उसके लिए भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी भारत की कंपनियों के पास नहीं है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां आगे बढ़ रही है। मैं यहां कहूंगा कि जीरो टेक्नोलॉजी में तो फिर भी हमारी कुछ कंपनियां हैं, कम टेक्नोलॉजी, जीरो टेक्नोलॉजी नहीं बोलना चाहिए उसे। पर बाकी जो हाईटेक चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, तो भारत में बन ही नहीं रहे। मतलब नोकिया बना रही है भारत में मोबाइल, पर उसका चिप्स है, पीसीबी है, एलसीडी है, वो सब कुछ इंपोर्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत असेंबलिंग ही होता है। और टीवी, तो पूरा का पूरा टीवी इंपोर्ट होता है। वॉशिंग मशीन,
तो आधे से ज्यादा वॉशिंग मशीन पूरे के पूरे इंपोर्ट होते हैं, बाकी आधे हैं वो गुड़गांव में एलजी और सबकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पे असेंबल होते हैं, पर उसका जो मेन मोटर है, अधिकतर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, वो सब इंपोर्ट हो रहे हैं। गाड़ियां, तो जितनी महंगी गाड़ियां है वो सारी इंपोर्ट हो रही है। एयर कंडीशन, तो आधे एयर कंडीशन पूरा का पूरा बॉक्स इंपोर्ट होता है, और बाकी एयर कंडीशन में जो कंप्रेसर है वो जो मेन कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो इंपोर्ट होता है, उसकी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इंपोर्ट होती है। यहाँ पे सिर्फ असेंबली होती है। और जो उसकी वजह से उनकी जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, एक वो है। दूसरा, उनके पास फाइनेंशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर का सबसे बड़ा रीजन है पेट्रोल का प्रॉफिट। पेट्रोल उनको फोकट के भाव मिलता है। फोकट के भाव कैसे मिलता है कि इराक में जो पेट्रोल है वो करीब करीब मुफ्त के भाव अमेरिका की कंपनियां वहां से निकाल के, बैरल का जो भी दाम है अभी कुछ $100 के आसपास है, कभी $70 हो, $80 हो, $100 हो, बीच में 150 तक पहुंच गया था। जो भी दाम हो, इराक को वो कुछ न के बराबर देते, $5 भी नहीं देते, शायद $10 देते हो तो भी बहुत हो गया। इसी तरह से कुवैत और सऊदी अरेबिया से भी बहुत सारा पेट्रोल वो मुफ्त के भाव ले जाते हैं, यानी उसको एक बैरल पे निकालने का खर्चा मुश्किल से $10-15 होता है। सरकार को रॉयल्टी देते हैं $10-15 की, बाकी जो $60-70 है वो उसका ऑयल कंपनी का प्रॉफिट हो गया। उस ऑयल कंपनी का प्रॉफिट पूरा जो बैंकिंग नेटवर्क है उसके जरिए वो बाकी कंपनियों को देते हैं, बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो चाहे तो 10 साल तक एकदम घाटा करके काम चला सकती है। मतलब कागज पे प्रॉफिट रखेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो कागज पे प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन क्रॉस सब्सिडी के द्वारा किसी और तरीके से द्वारा ऑयल कंपनी है वो उस कंपनी का सारा घाटा एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर भी ऑयल कंपनी को तो प्रॉफिट ही दिखाएगी, क्योंकि ऑयल कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है ये इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया को लूटने से, कि ऑयल कंपनी तो उसके बावजूद भी प्रॉफिट करेगी। तो जो ऑयल का जो प्रॉफिट है वो दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करके वो लोग बिजनेस छीनते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ऑयल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कोई हवा में से नहीं आ रहा, या ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई व्यू रचना है या स्ट्रेटेजी है या सिर्फ रणनीति है उससे आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी से आ रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने हथियारों के विकास में लगाई है, और हथियार उनके पास सबसे अच्छे हथियार दुनिया के उनके पास है। मतलब पूरी दुनिया की सेना एक तरफ, तो अमेरिका की सेना उससे डबल शक्तिशाली है। और वो हथियार के बलबूते पे उन्होंने इराक का, सऊदी अरेबिया का और कुवैत का तेल वो फोकट के भाव लेते हैं। तो जो उनके पास रॉ फाइनेंशियल पावर है मल्टीनेशनल कंपनियों के पास, तो उसके सामने भारत की कंपनियां टिक नहीं पाएगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बालाजी अभी बिकने वाली है, हल्दीराम नाम की एक कंपनी है वो भी शायद बिक गई है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बिक रही है या तो ऑलरेडी शायद बिक गई हो। वो कैसे उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि पेप्सी कहेगी कि भाई देखो तुम चिप्स 10 रुपए में बेच रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे जो बालाजी या दूसरी कंपनियां, उनको अपनी कंपनियां बेचनी पड़ती है उनके मालिकों को। कि सपोज पेप्सी एक चिप्स है वो 10 रुपए में बेचती है, बालाजी भी 10 रुपए में बेचता है। इसमें ये फाइनल रिटेल प्राइस हो गया। जो दुकानदार है उसका मुनाफा मान लो इसमें 2 रुपया है, इसमें भी 2 रुपया है सपोज। शॉपकीपर्स मार्जिन। बीच में होलसेलर को मान लो यहां पे 1.5 रुपया मिलता है, ये भी 1.5 रुपया देते हैं।
अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो 4 रुपए है और 2.5 रुपये इसको प्रॉफिट हो रहा है, और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट शायद 5 रुपया आए, क्योंकि इसके ओवरहेड बहुत ज्यादा है, एयर कंडीशन ऑफिस है, सैलरी ज्यादा है, इसका प्रॉफिट सपोज 50 पैसा ही होता है। तो अब पेप्सी से कह सकती है कि भाई हम ये चिप्स 9 रुपए में बेचेंगे, शॉपकीपर को 3 रुपया देंगे, ये 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 1.5 रुपए का घाटा हो जाएगा, -150। अब ये दाम कम करेंगे तो इसको भी कम करना पड़ेगा, इसका 2.5 रुपए का प्रॉफिट है वो 1 रुपए का हो जाएगा, और इसके बावजूद भी ये क्योंकि इसने मार्जिन बढ़ा दिया तो अब शॉपकीपर इसका माल ज्यादा बेचेगा। वो कहेगी कि उसके बाद कि ये चिप्स हम 8 रुपए में बेचेंगे और 2.5 रुपए का घाटा करेंगे, तो इसका प्रॉफिट 0 हो जाएगा या तो 8 आने का नुकसान हो जाएगा। तो पेप्सी कह सकती है कि भाई हम 2.5 रुपए का घाटा करके 10 साल तक काम चला लेंगे। तू अठन्नी के घाटे पे 1 साल तक कारोबार चला सकता है अपना, वो नहीं चला सकता। और ये घाटा कहां से आएगा? घाटा का पैसा वो पेट्रोल से आएगा। जो पेट्रोल लूट के इतना पैसा कमाया है कि जो कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हैं वो 5 साल तक घाटा करके काम चला सकती है, और इतना घाटा कि जो इंडियन कंपनी उसका ओवरहेड कम है, स्टाफ की सैलरी कम है, ऑफिस उसके इतने एयर कंडीशन नहीं है, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, तो वो प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला जाएगा। यानी एंड में इसे पता लग जाएगा। और साथ में देखो, ये तो बिजनेस में हमेशा ही होता है, एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में डंडा। उसका ऐसा नहीं कहेंगे कि तुझे घाटा करवाएंगे, पहले कहेंगे कि भाई हम 2000 करोड़ में तेरी कंपनी खरीदने को तैयार है। यानी कि जितना तुझे 10 साल में प्रॉफिट हो सकता है उसका डबल हम आज के आज तुझे दे देंगे, और यदि तुझे नहीं बेचनी तो 10 साल तक तुझे घाटा ही घाटा होगा। तो ऑब्वियसली अंत में तो ये बिजनेसमैन है, उसको कंपनी बेचनी पड़ेगी। थम्स अप बिक गई, थम्स अप तो बिगनिंग में ही बिक गई। जैसे ही कोका कोला आया, कोका कोला ने इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन की, तब सब कोका कोला और पेप्सी कोला घाटे में ही चल रहे थे। इतना घाटा गया तो थम्स अप को लगा कि अब तो कोका कोला भाग जाएगी, तो दूसरे साल उसने मार्केटिंग कैंपेन डबल कर दिया कि भाई 1 साल हमको इतना घाटा हुआ, अगले साल हम इसे डबल घाटा करने को तैयार है। बोल तू कितना घाटा करने को तैयार है? जो शॉपकीपर थे उसके मार्जिन बढ़ा दिए, होलसेलर के मार्जिन बढ़ा दिए, जो बॉटलिंग प्लांट थे उनको बोला कि तुम हमारा बॉटलिंग करो, थम्स अप का बंद कर दो। तो अंत में थम्स अप है वो बिक गई, कैंपा कोला भी बिक गई, जितनी भी अधिकतर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां थी, गोल्ड स्पोर्ट, लिम्का, अधिकतर बिक गई। अब इसी तरह से ये फूड इंडस्ट्री में होगा कि उनके पास जो ऑयल प्रॉफिट से जो उनको मिल रहा है, उससे वो घाटा करके और घाटा करने की धमकी देके, शायद घाटा करने की जरूरत भी ना पड़े, घाटा करने की धमकी देके वो खरीद लेंगे। प्लस यदि और कोई अड़चनें आई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को या मंत्रियों को रिश्वत देके और अड़चनें पैदा कर सकते हैं जो स्वदेशी कंपनी है उसके रास्ते में। अब जो टैक्स के कानून है हमारे, वो किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा करा रहे हैं वो देखना है। आज मान लो बालाजी ने 100 करोड़ का मुनाफा किया तो उसको 30 करोड़ टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद वो कहेंगे कि ये 70 करोड़ का मुझे डॉलर चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पेप्सी यदि 100 करोड़ का मुनाफा करती है या विदेशी कंपनी 100 करोड़ का मुनाफा करती है, तो 30 करोड़ का टैक्स देने के बाद वो कहे कि मुझे डॉलर चाहिए 70 करोड़ के बदले में, तो उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है वो रिपेट्रिएबल है। रिपेट्रिएबल यानी कि वापस ले जा सकते हैं। विदेशी कंपनी जब डॉलर भारत में लाती है
एज अ कैपिटल, तो उसका जो प्रॉफिट है, कैपिटल और प्रॉफिट दोनों रिपेट्रिएबल होता है, उसमें से उसने जितना प्रॉफिट कमाया वो वापस ले जा सकती है। तो अब भारत सरकार के पास तो देने के लिए डॉलर है नहीं। अब इन्होंने मंत्रियों को भी रिश्वत देके किस तरह के कानून बन के जितना डॉलर आता है वो सीधा खर्च हो जाता है। जैसे कि गाड़ियों पे BMW है, मर्सिडीज है वगैरह, उस पे 100-200% कस्टम ड्यूटी डाल सकते थे, लेकिन गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो है उन्होंने मिनिस्टरों को रिश्वत दे दी, चिदम्बरम वगैरह को, तो उसने ड्यूटी न के बराबर रखी। तो कुल मिलाके कुछ $2 बिलियन का ऑटोमोबाइल इंपोर्ट हुआ इस बार, नेट ऑटोमोबाइल इंपोर्ट, यानी $3.5 बिलियन का इंपोर्ट हुआ और $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, यानी ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वो कुछ कुछ एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन नेट इस बार $2 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। तो यदि मर्सिडीज वगैरह पे ड्यूटी डाली होती गाड़ियों पे तो इंपोर्ट नहीं होता, तो डॉलर जितने आते हैं वो तो फटाफट खर्च हो जाते हैं। अब ये कंपनियां धमकी क्या देती है कि भाई हम अपना प्रॉफिट वापस ले जाएंगे, इसलिए सरकार उनको कहती है कि भाई प्रॉफिट वापस मत ले जाओ, हम तुम पे टैक्स नहीं देंगे। तो ऑटोमेटिकली यहां पे डिफरेंस कहां आ गया भारत की कंपनी और विदेशी कंपनी में, कि भारत की कंपनी मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, भारत की कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो उसे 30 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। विदेशी कंपनी को 30 करोड़ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो कम मार्जिन पे अपना काम चला सकती है, और उसने जो प्रॉफिट किया वो जब री इन्वेस्ट होगा तो अगले साल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगले साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण जो डॉलर रीपेमेंट का खतरा है वो और बढ़ जाएगा। यानी कि हमारी जो मौत है वो पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन जब आएगी तब सूद के साथ आएगी। जितनी भी सरकारें हैं, कुछ हद तक तो पूरी दुनिया की सरकारें ऐसे हैं, पर भारत सरकार कुछ ज्यादा, क्योंकि जो भ्रष्ट सरकार होती है वो काम ज्यादा करती है। वो हमेशा आने वाली सरकार पे मौत को ट्रांसफर कर देती है और ज्यादा भयानक मौत आती है। जैसे कि बहुत सारी सरकारों ने क्या किया है, ये MNC से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, थोड़ा साइड का एग्जांपल है। बहुत सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने थोक के भाव टीचर, पुलिस कांस्टेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर किए हैं जिनकी सैलरी है महीने के 3,000, 5,000, 2-3 ग्रेड है, 4,000 का ग्रेड है, 6,000 का ग्रेड है। और उनको क्या कहा है कि 5 साल बाद तुम्हारी तनख्वाह 15,000, 20,000 हो जाएगी। यानी 5 साल उनको काम करना पड़ेगा 4,000 की तनख्वाह पे, 6,000 की तनख्वाह पे, और 5 साल के बाद उनके रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितनी सैलरी हो जाएगी। यानी 5 साल बाद जो सरकार आएगी उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये डॉलर में भी इसी तरह से हो गया कि अभी की सरकार ने कानून पास कर दिया, काफी टाइम से, ये आज की बात नहीं है, ये कानून तो मेरे ख्याल से 20 साल से है, कि जितना तुम प्रॉफिट करोगे यदि वो डॉलर वापस नहीं चाहते तो तुमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उनका और री इन्वेस्टमेंट होता है, वो और सस्ते दामों पे चीजें बेचते हैं, और वो बाद में डॉलर जब मांगेंगे तो क्राइसिस बड़ी हो जाएगी। अब जो सबसे ज्यादा घाटा होगा वो है मिनरल्स की कंपनियों से। मिनरल्स की कंपनियों से कैसे घाटा होगा? एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक भ्रष्ट जजमेंट दे दिया कि खेत में जितना कोयला है वो देश का नहीं है, वो किसान का है। आज से पहले कानून क्या था कि जो खेती की जमीन है वो किसान की है, लेकिन उसके 35 फुट के नीचे जितना कोयला मिलता है, पत्थर मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वो पूरे देश की समान संपत्ति है, उस पर किसी एक व्यक्ति का ज्यादा या विशेष अधिकार नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा कि उस जमीन के नीचे जितना पेट्रोल मिले वो एक व्यक्ति का, पूरे देश का नहीं। जमीन के नीचे जितना कोयला है वो भी एक व्यक्ति का, यानी कि उस जमीन के मालिक का, वो पूरे देश का नहीं। यानी इस तरह से यूं कहो कि भाई देश की मान लो 50% या 25% जमीन प्राइवेट है, बाकी गवर्नमेंट के पास है। तो जितनी प्राइवेट जमीन है वो पूरा देश उसका मालिक था, उसके नीचे जो मिनरल्स के, उसके बजाय वो मालिक 2-3% हो गए, क्योंकि भारत में सिर्फ 3-4% लोगों के पास ही जमीन है। भारत में जो शहर में रहते हैं उनके पास तो न के बराबर जमीन है, और जो गांव में रहते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो भूमिहीन मजदूर है। बाकी जो छोटे किसान हैं उनकी जमीन तो वैसे ही मॉर्गेज है, गिरो है, जो मनी लेंडर है उनके पास में। अब और इतने सारे लोग यदि खनन शुरू करेंगे तो जो कोयला का दाम है या तो लोहे का दाम है, एल्यूमिनियम का दाम है, वो कौड़ी हो जाएगा। प्लस किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक किसान के यहां जाके पेट्रोल निकालना शुरू किया या नेचुरल गैस निकालना शुरू किया, तो दूसरे आसपास की जो जमीन है उसका भी पेट्रोल का जो लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेवल है वो तो कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि मैं अपनी जमीन में से पानी निकालूंगा तो आपकी जमीन के नीचे से भी पानी का लेवल है, आपकी जमीन यदि मेरे जमीन के पास में है तो वहां पे पानी का लेवल अपने आप नीचे हो जाएगा। तो ये जो जजमेंट है कि भारत की जनता का जो हक था मिनरल्स पे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने 0 कर दिया और जमीन के मालिक को दे दिया। तो जो बड़े जमींदार है उनको अरबों अरबों खरबों का इस तरह से फायदा हो गया। लेकिन फायदा इनडायरेक्टली कैसे मिनरल्स कंपनी को जाएगा, माइनिंग कंपनी को, क्योंकि पहले उन्हें गवर्नमेंट से डील करना पड़ता था, पूरे कंट्री से डील करना पड़ता था, वो खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल किसान के बीच कंपटीशन होगा कि एक किसान के वहां या कुछ एक 2-3% लोगों के वहां भी एक्सेसिव माइनिंग मिनरल एक्सट्रैक्शन शुरू हो गया। तो मिनरल्स के दाम भारत के अंदर इतने गिर जाएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां कौड़ियों के दाम खरीद पाएगी। तो जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज है इसको इस जजमेंट से बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अब जब ये कंपनियां, जो स्वदेशी कंपनी नहीं बिकेगी, जैसे बालाजी है, मान लो बालाजी खरीद ली तो उसके बाद सम्राट ने कहा नहीं बिकना हमको, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन और फाइनल सेल प्राइस इतनी कम कर देंगे कि सम्राट को इतना घाटा होगा कि अंत में उसको भी कंपनी बेचनी पड़ेगी। यानी करीब करीब अधिकतर कंपनियां हैं वो बिक जाएगी। अब इसमें उपाय क्या है? जहां तक पहले तो हमें अपने भारत की जो कंपनियां हैं, हमें पता कैसे चले कि ये कंपनी भारत की है या विदेशी, उसके लिए एक कानून लाना चाहिए। एक कानून हमें गैजेट में छपवाना चाहिए कि यदि कंपनी अपने आप को WIOC डिक्लेयर करती है, होली ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, चैप्टर 20 में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा ड्राफ्ट दिया है, तो उसका शेयर सिर्फ भारत का नागरिक खरीद सकता है जो कि भारत में रहता हो, और कोई WIOC खरीद सकती है या तो भारत की गवर्नमेंट एजेंसी खरीद सकती है। यानी हमें पहले पता चले कि ये कंपनी है वो भारत की या विदेशी। क्योंकि हो सकता है कि हल्दीराम पेप्सी या कोका कोला खरीद ले, लेकिन लेबल वो हल्दीराम का ही चालू रखेंगे, उस पे हो सकता है कोका कोला या पेप्सी का लेबल भी ना रखे, तो हमको पता कैसे चलेगा? उसके बाद दूसरा कि जो विदेशी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, टेक्निकल एफिशिएंसी ज्यादा है। टेक्निकल एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है वो मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ज्यूरी सिस्टम के ऊपर जो वीडियो है, कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर की दादागिरी कम है। जो आदमी कंपनी चला रहा है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहा है,
तो यहाँ पे जिस तरह से एक्साइज वाले, कस्टम वाले, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर, हाई कोर्ट का जज, लोअर कोर्ट का जज, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कहीं कहीं पे पुलिस इंस्पेक्टर, कलेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, उन पे रौब जमाते हैं, उससे पैसा निकलवाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस तरह की दादागिरी या भ्रष्टाचार अमेरिका में बहुत कम है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम का एक और फायदा है कि वहां पे अधिकतर जजमेंट 2 या 4 महीने में आ जाते हैं। सिविल केस के, क्रिमिनल केस के तो जजमेंट वह 1 महीने में आ जाते हैं। केस शुरू होता है तो 99% केस के जजमेंट 1-2 हफ्ते में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से वहां पे जो इंजीनियर है, जो फैक्ट्री चलाने वाले, छोटे मोटे फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनकी टेक्निकल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। टेक्निकल एफिशिएंसी ज्यादा है तो उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, ज्यादा एफिशिएंटली वहां पे काम होता है। 1 घंटे में वहां का लेबर या इंजीनियर जितना काम कर सकता है, वो यहाँ के लेबर इंजीनियर के कंपैरिजन में 3, 4, 5 गुना ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो लिटरली 20 गुना ज्यादा होता है। और फिर वहां पे आदमी शांति से और क्रिएटिवली काम कर सकते हैं। वहां पे कोई एक आदमी है तो उसके मगज में, दिमाग में ये फिजूल का टेंशन नहीं है कि भाई मेरे पे ये आदमी गलत केस फाइल कर देगा तो क्या होगा, मेरे पे वो आदमी गलत केस फाइल कर देगा तो क्या होगा। वो आदमी कोई छोटा लेबर भी हो सकता है, वो आदमी कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकता है। तो गलत इस तरह के भय नहीं है, तो आदमी क्रिएटिवली काम कर सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स है, एप्पल का मैं एग्जांपल देता हूं। यदि उस टाइप का आदमी इंडिया में होता तो सरकारी अधिकारियों से भिड़ भिड़ के उसकी जिंदगी कोर्ट में ही खत्म हो गई होती है। वो कभी इतना इत्मीनान से क्रिएटिवली काम नहीं कर पाता। जैसे स्टीव जॉब की आप बायोग्राफी पढ़ो तो जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए वो मार्केट की वजह से आए कि उसके प्रोडक्ट कुछ फेल हो गए तो कंपनी के डायरेक्टरों ने उसको निकाल दिया। बाद में जो नया चेयरमैन था उसकी वजह से और इनएफिशिएंसी बढ़ गई तो कंपनी के डायरेक्टरों ने स्टीव जॉब्स को वापस लाए। तो उसके जिंदगी में उसके जो चढ़ाव उतार आया, उसके बाद उसने जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऐड किए कंपनी में, एप्पल में, उसके काफी समय तक उस इनोवेशन की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जब प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो एप्पल ने जितना घाटा किया था वो सारा रिकवर होकर प्रॉफिट हो गया। पर कहीं भी गवर्नमेंट के अधिकारियों की ओर से उसको बिना मतलब के परेशानी नहीं हुई। जब वो छोटा कारीगर था, जब मतलब वो एक टाइम पे वो अपने गैराज में चिप्स की असेंबलिंग करता था। उस समय वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाता था, उस पे चिप्स रखता था, टेस्ट करके वो बेचता था, टेस्टिंग का काम करता था। इस तरह से पीसीबी डिजाइन का काम करता था। उस समय पीसीबी डिजाइन हाथ से करनी पड़ती थी, और कैड और ऑर्कैड और ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। खुद पेपर पेंसिल पे से पीसीबी का डायग्राम बना के ब्रेड बोर्ड पे चिप्स डाल के उसकी टेस्टिंग करके फिर बाद में उसको पीसीबी बनानी पड़ती थी। तो ऐसे समय पे बाद में उसकी छोटी फैक्ट्री बनी। अब इंडिया में ऐसा कोई आदमी होता तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जाके उससे पैसा मांगते, लेबर कमिश्नर जाके उसको परेशान करता, पैसा मांगता। और इस टाइप का आदमी है, वो उसको पैसा देने से मना कर देता तो उसकी फैक्ट्री बंद करवा देते। तो वो आदमी ऊपर ही नहीं आ पाता इंडिया में होता तो इस तरह से एक स्टीव जॉब्स नहीं है, अमेरिका में ऐसे हजारों स्टीव जॉब्स थे। उसमें से एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, कुछ लोग थे वो बीच में खत्म हो गए क्योंकि उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं थे या तो उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस इतनी नहीं थी। लेकिन हजारों लोग थे, उनको गलत तरीके से प्रॉब्लम नहीं आया, और उसका मेन रीजन वहां का ज्यूरी सिस्टम है। फिर वहां पे वेल्थ टैक्स है और इनहेरिटेंस टैक्स है। वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स की वजह से वहां पे अभी तक वैट और सेल्स टैक्स न के बराबर है। तो वैट और सेल्स टैक्स न होने की वजह से वहां का जो फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। तो इसलिए ये सारे कानून हमें लाने चाहिए। एक तो ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स का कानून, इनहेरिटेंस का कानून, वैट निकाल देना चाहिए, एक्साइज निकाल देना चाहिए। अमेरिका में एक्साइज बहुत कम चीजों पे है, न के बराबर है। अधिकतर इंडस्ट्रियल गुड्स पे वहां एक्साइज न के बराबर है। तो ये मैं समराइज करूंगा
पहले तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत की कंपनियों को बड़े पैमाने पे खरीद रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने कहा आपको कि हल्दीराम और बालाजी, ये दोनों कंपनियां या तो ऑलरेडी बिक चुकी है या तो शायद बिक जाएगी। बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि उनका टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, जिसका कारण वहां की ज्यूरी सिस्टम है, वेल्थ टैक्स, राइट टू रिकॉल, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारे कानून हैं। तीसरा, वो खरीदने के लिए क्यों काबिल हो जाती है? क्योंकि वो भारत की कंपनी को कहती है कि या तो बिक जाओ या तो हम तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बना के 20 गुना हम उसको तुम जिस प्राइस पे बेच रहे हो उससे सस्ती प्राइस पे बेच के दुकानदारों को, होलसेलर को ज्यादा कमीशन देके यदि घाटा हमें हुआ तो हम 10 साल तक घाटा सहते जाएंगे, और वो घाटा सहने का पैसा उन्हें कहां से मिलता है? पेट्रोल की लूट से। यानी जब तक पेट्रोल की लूट का पैसा आएगा, और वो तो हम बंद नहीं कर सकते, हम कैसे बंद करेंगे पेट्रोल की लूट का जो उनको पैसा मिल रहा है, तब तक भारत की कोई कंपनी उनके सामने प्राइस कंपटीशन में टिक नहीं पाएगी। एक तो प्राइस कंपटीशन होता है और कमीशन कंपटीशन होता है, यानी कि आप शॉपकीपर को, डीलर को, होलसेलर को कितना कमीशन देते हो। विदेशी कंपनी है वो ज्यादा कमीशन देगी, वो प्राइस भी कम रखेगी क्योंकि उसको पेट्रोल का इनडायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है। सबसे ज्यादा हमें खतरा पेप्सी कोला और कोको कोला से नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा हमें मिनरल्स में जो मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी उससे है। वो खतरा और क्यों बढ़ गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीशों ने ऐसा जजमेंट दे दिया कि जमीन के नीचे जो मिनरल्स है, कोयला, पेट्रोल वगैरह, उस पे देश के नागरिकों का कोई हक नहीं है। वो जमीन के मालिक, जमीन का जो मालिक है वो उसका मालिक हो गया। वो गलत जजमेंट है। जमीन के मालिक ने जब वो जमीन खरीदी तब उसने कोयले का पैसा दिया ही नहीं था। उसने तो सिर्फ ये देखा था कि इस जमीन का लोकेशन क्या है, शहर के अंदर है तो थोड़ी ज्यादा, रोड के किनारे है तो थोड़ी ज्यादा, जमीन कितनी उपजाऊ है, ज्यादा खेती होती है तो उसका ज्यादा भाव दिया था। कभी किसी, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले जब किसी ने जमीन खरीदी तो उसने ये देखा ही नहीं था कि इसके अंदर कोयला कितना है, पेट्रोल क्या है, क्योंकि वो कोयला, उसको पता था कि इसके अंदर कितना भी कोयला हो, कितना भी चांदी हो, कितना भी सोना हो, कितना भी यूरेनियम हो, उसका मिलने ही नहीं वाला, वो सरकार ले जाएगी। तो जो जमीन का मालिक है उसने जब जमीन खरीदी तब उसने मिनरल्स का पैसा दिया ही नहीं था, तो कैसे मिनरल्स उसका हो गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीशों ने ये जजमेंट दे दिया, तो उससे मल्टीनेशनल कंपनियां, जितने भी भारत में 50 लाख, 1 करोड़ जमीन के मालिक है, सबको कहेगी कि भाई हम तुम्हें मिनरल्स के लिए पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जब सब बेचने आएंगे तो ऑटोमेटिकली दाम कम हो जाएगा। हर एक किसान जब कहेगा कि हाँ भाई मेरे खेत के नीचे जितना कोयला है निकाल लो, तो जो कोयला 2000 रुपया टन है वो सीधा 500 रुपया टन हो जाएगा। जो कोयला, जो लोहा मान लो आज 10,000 रुपया टन है, वो दाम गिर के सीधा 2000 रुपया टन मिल जाएगा। तो इससे मल्टीनेशनल कंपनियों को और कम दाम में मिनरल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और उतना भारत को लॉस जाएगा। तो और साथ में हमें WIOC का कानून पास कराने के लिए करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं? हम एक्टिविस्ट को ये सारे ड्राफ्ट स्टडी करने चाहिए कि भाई ये टैक्स का कानून हमें बदलना है। उसके मैंने पूरा मेरे फेसबुक नोट्स पे दिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि भारत के नागरिकों को भी डॉलर में अकाउंट रखने की छूट दी जाए। यानी जितने हक मल्टीनेशनल कंपनियों को है वही लेवल फील्ड पे सारे हक भारत की कंपनियों, भारत के नागरिकों को। उससे राउंड 1 में जो घाटा होगा वो होगा। वो राउंड 1 में क्यों घाटा होगा? क्योंकि इतने साल से जो गलत आर्थिक नीतियां चल रही है उसका परिणाम मेरे हिसाब से आज के आज हमें भुगत लेना चाहिए, फ्यूचर पे हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है उसकी वजह से डॉलर का दाम 200 रुपया हो जाए, हो सकता है पेट्रोल का दाम 200 रुपया हो जाए। जो होगा वो 20 साल की जो गलत नीतियां हैं उसका परिणाम आज के आज पूरा एनकैश कर लेना चाहिए। पर मल्टीनेशनल कंपनी और भारत की कंपनियों के बीच जितने जो टैक्स डिफरेंसेस है वो सब खत्म कर देने चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ये सारे कानूनों का स्टडी करके जो जो कानून आपको ठीक लगे, आप अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि वो कानून वो गैजेट में छापे।
यदि भारत में 80 करोड़ वोटर है, यदि 40 करोड़ वोटर अपने एमपी को एसएमएस से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेजते हैं, तो वो ऑर्डर गैजेट में छप जाएगा और उससे जो जो पॉजिटिव रिजल्ट आने होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करें। धन्यवाद। हाँ, इसमें जो एक गलत तरीका है उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। गलत तरीका क्या है? मैं कुछ कार्यकर्ताओं से मिला था जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने उन्हें ये सारे कानूनों के बारे में बताया कि इस तरह से भारत की कंपनियों की एफिशिएंसी सुधर सकती है, WACO से पता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसे कानून पास कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सरकार से कोई डिमांड नहीं है, हम सरकार को बोलते हैं आप जो करना करो। तो कि आप मल्टीनेशनल कंपनियों को कैसे रोकेंगे कि जहां भी MNC जाएंगी वहां हम 1000 10,000 आंदोलनकारी खड़े कर देंगे, भगा देंगे मल्टीनेशनल कंपनियों को। 2-4 एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि केरल में से हमने पेप्सी को भगाया या कोका कोला को भगाया था। कारगिल नाम की एक कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, वो कच्छ में आना चाहती थी, हमने नहीं आने दिया उसको। इस आर्सेलर मित्तल नाम की एक कंपनी ओडिशा में एल्यूमिनियम माइनिंग करना चाहता था, नहीं करने दिया हमने। तो मैं उनके तरीकों से बिल्कुल एग्री नहीं होता। वो तरीके क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियां 100 जगह जाती है, मुश्किल से 5-6 जगह आंदोलनकारी उनको हटा पाते हैं, मुश्किल से। ये आंदोलन का तरीका एकदम टाइम वेस्ट है। और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इस गिनती से जाती है कि हम 100 जगह जाएंगे, वहां से 10-15 जगह या 5 जगह आंदोलनकारी हमको निकाल देंगे, तो निकल जाएंगे। अब उन्होंने कोका कोला को केरल से निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ा? उन्होंने दूसरी जगह बोटलिंग प्लांट्स कर दिया। केरल से उनको क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि वो जमीन से इतना सारा पानी निकाल रहे थे कि आसपास के लोगों को पानी की प्रॉब्लम आ गई। तो अब नेक्स्ट टाइम जब कोका कोला जाएगी तो वो किसी ऐसी लोकेशन पे जाएगी में पानी बहुत ज्यादा हो, जैसे नर्मदा डैम के पास की कोई जगह है जहां पे पानी ही पानी है। तो और कोका कोला का सेल थोड़ा कम हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हम उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करोगे? कि भाई देखो ये इतना हेल्थ को नुकसान जाता है कोका कोला पीने से। मैंने कहा कि भाई एक तो कोका कोला का जो एरेटेड वाटर है, शुगर वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसका सेल वैसे ही पूरी दुनिया में कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम हो रहा है, अमेरिका में भी कम हो रहा है, और ये पिछले 15 साल से धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन कोका कोला को उसकी वजह से प्रॉफिट कैसे हो गया कि लोगों ने कार्बोरेटेड ड्रिंक यानी कोका कोला पीना कम किया, तो बदले में डायट कोक का सेल बढ़ गया और ऑरेंज जूस का सेल बढ़ गया, फ्रूट जूस का सेल बढ़ गया। तो फ्रूट जूस में उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। कोका कोला की बोतल 5 रुपए की आती है, उनका जो ऑरेंज जूस है उसकी बोतल आती है 25 रुपए की। तो टोटल सेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑरेंज जूस में उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। जो 5 रुपए की बोतल है उसमें क्या प्रॉफिट होगा उनको? तो उसके खिलाफ प्रचार करने से कि भाई ये चीनी वाला पानी पीने से डायबिटीज होता है या हेल्थ खराब होती है, उससे उनका एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। फिर अक्सर कहते हैं कि भाई ये बीजेपी आएगी तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, अडवाणी हो या नरेंद्र मोदी हो, वो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो मीडिया है, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इंक्लूडिंग फेसबुक, उस पे इतना डिपेंडेंट है कि वो कभी मल्टीनेशनल कंपनियों को नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि चलो जब तक गुजरात के सीएम थे तब तक तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सीएम को वही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है जो सेंटर बनाता है। गुजरात में मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी जमीन खरीद रही है, आ रही है, फ्यूचर में उससे बहुत नुकसान होगा। पर उसमें मैं मोदी को ज्यादा दोष क्यों नहीं देता कि सीएम के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता ही नहीं है। सेंटर जो पॉलिसी बनाती है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। पर सेंटर में जाने के बाद कोई बहुत बड़ा फर्क क्यों नहीं आने वाला कि वो टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर पे इतना डिपेंडेंट है और फेसबुक पर इतना डिपेंडेंट है। फेसबुक है वो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। फेसबुक को मल्टीनेशनल कंपनी या सीआईए कैसे कंट्रोल कर सकती है कि आप फेसबुक पे जाओ तो आपको न्यूज़ फीड दिखेगा। न्यूज़ फीड में क्या होता है? आपके फ्रेंड्स ने जो स्टेटस या कमेंट्स डाले होते हैं वो होता है। पर आपके यदि मान लो 2000-3000 फ्रेंड है
और उनमें से 300, 400, 500 ने स्टेटस डाला, तो फेसबुक आपको सबके स्टेटस नहीं दिखाएगा। वो किसी के हाइड कर देता है, किसी को ज्यादा दिखाता है। और वो पॉइंट पे वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकता है कि मान लो फेसबुक डिसाइड करता है कि नरेंद्र मोदी को प्रमोट करता है, तो आपके जो 1000 फ्रेंड है, उनमें से मान लो 50 लोगों ने प्रो नरेंद्र मोदी पोस्ट डाले और बाकी कुछ लोगों ने 10, 20, 50 लोगों ने एंटी नरेंद्र मोदी पोस्ट डाले। यदि नरेंद्र मोदी को प्रमोट करना है, तो जो प्रो मोदी पोस्ट है वो आपके न्यूज़ फीड में आएंगे, एंटी मोदी पोस्ट है वो आपके न्यूज़ फीड पे नहीं आएंगे। तो आपको लगेगा कि भाई पूरा माहौल है वो प्रो मोदी हो रहा है। और यदि उसे मोदी को खत्म करना है या किसी भारत के नेता को खत्म करना है, तो जो न्यूज़ फीड का जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा अंदर से, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने दोस्त की वॉल पे जाओगे तो भी उसके सारे स्टेटस नहीं दिखेंगे। जो स्टेटस फेसबुक आपको नहीं दिखाना चाहता वो नहीं दिखेंगे। आप अपने एक्टिविटी लॉग में जाओगे तो आपको सारे आपके पोस्ट और कमेंट दिखेंगे, आपके एक्टिविटी लॉग में आपके सारे। पर आपको आप अपने फ्रेंड के वॉल पे जाओगे तो जो वो पोस्ट उसको नहीं दिखाने फेसबुक को, वो आपको नहीं दिखेंगे। दूसरे की वॉल और दूसरे का और आपका न्यूज़ फीड वो फेसबुक के कंट्रोल में है, और उसके जरिए वो लीडर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। खास करके जो ब्रांड नेम, जो अपना ब्रांड नेम खत्म कर रहे हैं, जो खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि हम राइट टू रिकॉल का प्रचार करते हैं तो उसको कुछ नुकसान नहीं हो सकता, उसको नेगेटिव पॉइंट नहीं मिल सकता। ये हो सकता है कि उसका प्रचार कम कर देगी, जितने राइट टू रिकॉल के पोस्ट है वो दिखाए ही नहीं, तो प्रचार कम हो जाएगा, पर नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि अंत में जो राइट टू रिकॉल का प्रचार है वो एक तरह का मैथमेटिक्स है। आपको एक थ्योरम समझ में आ गया तो अब उस थ्योरम का वैल्यू आपके माइंड में कम नहीं हो सकता। फिर वो आपको कन्विंस कर सकता है कि ये थ्योरम ढूंढने वाला गलत आदमी है, मर्डरर है, जो भी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मुझे आपको कन्विंस करना है कि आर्यभट्ट है वो कोई खूनी था या बदमाश था या चोर उचक्का था, तो मैं आपको शायद कन्विंस कर सकता हूं, पर मैं आपको ये कन्विंस नहीं कर पाऊंगा कि कल से जीरो का इस्तेमाल बंद कर दो। भाई देखो, आर्यभट्ट है वो मर्डरर था, उसने जीरो को खोजा, यानी हमें जीरो का इस्तेमाल बंद करने देना चाहिए, तो आप एग्री नहीं करोगे। यानी मैं आर्यभट्ट को बदनाम कर सकता हूं लेकिन जीरो को बदनाम नहीं कर सकता। तो इस तरह से जितने हमारा जो प्रचार है वो तो कानून के ड्राफ्ट का प्रचार है, तो हमें हमारा फायदा जीरो हो सकता है लेकिन फायदा कभी नुकसान में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन जितने संगठन एक नेता की ब्रांड नेम को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई ये नेता की इमेज बहुत अच्छी है, इस नेता के नियत बहुत अच्छी है, उसका फायदा पूरा का पूरा घाटे में कन्वर्ट करने की फेसबुक में कैपेबिलिटी है। तो इस सब सेंस में ये इस बात को मैं उपाय नहीं मानता कि कांग्रेस निकल जाएगी और उसकी जगह बीजेपी आ जाएगी, या मनमोहन सिंह निकल जाएंगे और उसकी जगह नरेंद्र मोदी आएंगे, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी मल्टीनेशनल कंपनियों से का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए इस तरह से सड़क पे निकलना, नारेबाजी करना, पोस्टर लेना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो 1000 जगह आ जाएगी, आप पोस्टर लेके नारेबाजी करोगे, 1000 में से 2-5 जगह उनको वापस जाना पड़ेगा, पर टोटल आपका घाटा हो गया। इसके लिए मैं जो सही तरीका मानता हूँ वो यही है कि हम SMS से MP को ऑर्डर भेजें कि हमको ये कानून चाहिए, ये कानून चाहिए, ये कानून चाहिए। कानून क्या चाहिए आप खुद स्टडी करो, अपना भी दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये 5 कानून कहा कि ये 5 कानून होने चाहिए और आप मान लो, ऐसा भी नहीं कहता। आप दूसरे जो नेता है उनको भी आप कहो कि भाई हमें ड्राफ्ट दो। जैसे अरविंद भाई ने फरवरी 2011 में बोला था कि मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में से खदेड़ने के लिए वो 2 महीने में ड्राफ्ट देंगे, वो 2 महीने अभी तक नहीं आया, तो आप उनके भी ड्राफ्ट मंगाओ। मैंने जो ड्राफ्ट दिए वो तो वेबसाइट पे rahulmehta.com, आपको और जहां से ड्राफ्ट मिलते हैं, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, जितनी भी पार्टियां ड्राफ्ट देती है, और वो ड्राफ्ट पढ़ने के बाद आप तय करो कि किस ड्राफ्ट में भारत का सबसे कम नुकसान है, भारत का सबसे ज्यादा फायदा है, और उसके बाद आप MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि वो ड्राफ्ट गैजेट में छापे। धन्यवाद।